सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में अध्ययन करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का हमारा यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और इस स्वतंत्रता संग्राम में या इस संघर्ष में इंग्लैंड की हार क्यों हुई, इस संबंध में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था, लास्ट में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकियों ने मैसाचुसेट्स नगर के बोस्टन बंदरगाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें एकाधिकार से चिढ़ थी। इसके बाद हमारा यह आज का वीडियो शुरू होता है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति बड़ा कठोर रुख अपनाया था। इंग्लैंड की संसद ने मैसाचुसेट्स के विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और उसे तब तक नहीं खोलने का आदेश दिया जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नष्ट हुई चाय का हर्जाना नहीं दे दिया जाए। इसके अलावा अब मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्राट द्वारा किए जाने की भी व्यवस्था की गई। अब मैसाचुसेट्स नगर में हत्या संबंधी सारे मुकदमे जो है वो अमेरिकी कोर्टों से हटा करके इंग्लैंड में स्थानांतरित या इंग्लैंड के अधीन अन्य उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिए गए। मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में अब इंग्लैंड की सेना रखने को वैध बना दिया गया। ये सारे जो उपाय इंग्लैंड ने किए वो एक प्रकार से विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए थे, मगर इन दमनकारी उपायों से वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया, जिसे अन्य उपनिवेशों ने भी स्वीकार कर लिया। हम जाएं कि अमेरिका में इंग्लैंड की 13 अंग्रेज बस्तियां थी। उनमें वर्जीनिया, जो कि अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्रता का हिमायती मानता था, नागरिक अधिकारों को हिमायती मानता था, तो उसी ने इस मैसाचुसेट्स को दबाने के मामले पर विचार करने के लिए सभी उपनिवेशियों की एक सभा बुलाने का प्रस्ताव किया था, जिसे बाकी बस्तियों ने, अंग्रेजी बस्तियों ने या अंग्रेजी उपनिवेशों ने भी मान लिया था। यह जो कांग्रेस बुलाई गई या जो सम्मेलन बुलाया गया, इसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहते हैं। यह प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में बुलाई गई और इसमें 12 उपनिवेशों के 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केवल जॉर्जिया ही एक ऐसा उपनिवेश था जिसने इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस या फिलाडेल्फिया कांग्रेस में भाग नहीं लिया। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम में या विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया, तो यह जॉर्जिया है। मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन तथा पैट्रिक हेनरी, दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रूटलेज तथा क्रिस्टोफर गैडस्टैन, रोड आइलैंड के स्टीफन, पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन आदि इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में जिस मुद्दे पर विचार किया गया वो ये था कि आंतरिक मामलों में उपनिवेशों को पूर्णतः स्वायत्तता का अधिकार दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में इन उपनिवेशों ने अपना एक मांग पत्र भी तैयार करके इंग्लैंड को भेजा गया, जिसमें 1765 ईस्वी के बाद इंग्लैंड की संसद ने जो कानून इन उपनिवेशों पर थोपे थे उन्हें रद्द करने का निवेदन किया गया था। साथ ही यदि अंग्रेजी संसद उनकी इस मांग को नहीं मानती है तो अंग्रेजी सामान के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया। एक महाद्वीपीय संस्था का गठन किया गया जिसने व्यापार बहिष्कार की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना उसका उद्देश्य रखा गया।
अंग्रेजी माल का उपयोग करने वालों की सूचना इस कांग्रेस को देने के लिए कई समितियां भी गठित की गई। यह सम्मेलन 22 अक्टूबर 1774 को समाप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस या फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 के बीच जो ये चला, इसमें जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। बाकी जो 12 उपनिवेशों के जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे, जिसमें हमने देखा जॉर्ज वाशिंगटन, सैमुअल एडम्स, जॉन डिकिंसन इत्यादि थे, इन्होंने अभी भी इंग्लैंड से स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी कि हमें इंग्लैंड से अलग हो जाना चाहिए था। अभी भी इनकी मांग क्या थी कि इन्हें इनके आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वायत्ता हो, आंतरिक मामलों में इंग्लैंड हस्तक्षेप नहीं करे और इनके ऊपर जो कड़े कानून जो इंग्लैंड की संसद ने लागू किए हैं उनको रद्द कर दिया जाए। और ऐसा मांग पत्र उन्होंने इंग्लैंड की संसद को भी भेजा और साथ ही एक चेतावनी भी दी, यदि इंग्लैंड की संसद उनकी मांग को नहीं मानती है तो वह अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद लेक्सिंगटन की घटना हुई 19 अप्रैल 1775 को। इस लेक्सिंगटन गांव में नागरिकों और अंग्रेज़ों की सेना के मध्य या राजकीय सेना के मध्य एक छोटी झड़प हो गई थी, जिसमें 8 नागरिक मारे गए थे और इसकी सूचना सभी उपनिवेशों में बड़ी तेज़ी से फैल गई कि राजकीय सेना द्वारा नागरिकों का संहार किया गया। कॉनकॉर्ड से वापस लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों ने रोकने का प्रयास किया था, जिसमें बहुत से सैनिक मारे गए थे। इस घटना को स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ भी माना जाता है, क्योंकि इसने उपनिवेश के लोगों को, एक प्रकार से उपनिवेशियों को उत्तेजित कर दिया था। अब वह इंग्लैंड से स्वतंत्र होने की मांग करने लगे थे। इसी मध्य द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस इस लेक्सिंगटन की घटना के बाद आयोजित हुई। यह कांग्रेस 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में ही शुरू हुई थी। तो पहला महाद्वीपीय कांग्रेस भी फिलाडेल्फिया में हुआ 1774 में और दूसरा भी फिलाडेल्फिया में ही हुआ। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो हैनकॉक ने की थी और इसी जो कि फिलाडेल्फिया का एक धनी व्यापारी था। और इस सम्मेलन में न्यूयॉर्क को छोड़ करके बाकी सभी उपनिवेशों की सहमति से 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी उपनिवेशों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 4 जुलाई को आज भी अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस 1776 को ही इसे स्वतंत्र मान लिया गया था। रिचर्ड हेनरी ली ने इस स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था, जिसका जॉन एडम्स ने अनुमोदन किया। थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर सरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टोन की 5 सदस्यीय समिति ने यह स्वतंत्रता का मसविदा या घोषणा पत्र तैयार किया था। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा था, ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सके, यानी उनके कुछ नैसर्गिक अधिकार है। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण था ये स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जिसमें सभी नागरिकों को समान माना गया था, किसी नागरिक को दास नहीं माना गया था, सबको समान अधिकार की बात की गई थी, सबके जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई थी और सब अपने अपने सुख के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा की सूचना जैसे ही फिलाडेल्फिया, बोस्टन एवं अन्य स्थानों पर फैली, लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास मनाया, बंदूकें, तोपें चलाई गई और गिरजाघरों में घंटियां बजा करके एक प्रकार से खुशी का इजहार भी किया गया। अब हम देखें इस स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी सेनाओं के सेनापति बना दिए गए थे और उनके नेतृत्व में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी सेनाओं के सेनापति बना दिए गए थे और उनके नेतृत्व में इंग्लैंड की सेना से युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज जनरल हो ने वाशिंगटन को 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में परास्त कर दिया था और फिलाडेल्फिया पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन और उनके जो स्वयंसेवक थे, सहयोगी थे, उन्होंने अक्टूबर 1777 में दूसरे अंग्रेज जनरल बुरगोयन को साराटोगा में हथियार डालने के लिए बाध्य कर दिया।
1778 में फ्रांस, 1779 में स्पेन और 1780 में हॉलैंड भी अमेरिका के पक्ष में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुए। इन लोगों ने 1776 में ही युद्ध की घोषणा इंग्लैंड के विरुद्ध क्यों नहीं की? वो देख रहे थे कि किसका पलड़ा भारी रहता है। जब इन देशों ने देखा कि अमेरिकी उपनिवेशों का पलड़ा भारी है, तो अपने लाभ को बनाए रखने के लिए या इंग्लैंड को परास्त करने के लिए इन्होंने उपनिवेशवासियों का साथ देना उचित समझा। ट्रेवलियन इस संबंध में लिखता है कि फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्ध की पराजय का बदला लेने था। 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो युद्ध हुआ वह सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है, और इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ था। तो वह अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों के पक्ष में शामिल हुआ था। यानी उसका मूल उद्देश्य ट्रेवलियन ने प्रकट कर दिया है। स्पेन भी इंग्लैंड से जिब्राल्टर वापस छीनना चाहता था, और हॉलैंड सुदूर पूर्व एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पांव जमाने के लिए इंग्लैंड को अंध महासागर में फंसाए रखना चाहता था। यानी सभी देशों ने अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत इसमें भाग लिया, न कि अमेरिकी उपनिवेशों का साथ देने के लिए। जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांसीसी सेनापति लाफायत की सहायता से 19 अक्टूबर 1783 को यॉर्क टाउन के युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। ये वही कॉर्नवालिस है जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल बन करके आए थे 1786 से 1793 के मध्य, और बाद में 1805 में कॉर्नवालिस 2 बार भारत के गवर्नर जनरल रहे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को जब इस पराजय का पता चला तो उसने कहा, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। यह भी एग्जाम में पूछा गया कई बार, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। ये शब्द किसने और क्यों कहे थे? तो लॉर्ड नॉर्थ के शब्द थे जब कॉर्नवालिस की पराजय हो गई थी 1783 में अमेरिका उपनिवेशों के विरुद्ध, तो उसने ये शब्द कहे। नौसैनिक युद्ध चलता रहा। फ्रांस और स्पेन भी इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते रहे। अंत में 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि से इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई, और इंग्लैंड ने इसको अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया। जिस समय ये स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का सम्राट था और लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। पेरिस की संधि को हम थोड़ा सा देखें कि पेरिस की संधि की क्या शर्तें थी। 3 सितंबर 1783 को यह संधि हुई थी। इस संधि में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व रिचर्ड ओसबोल्ड और अमेरिका का प्रतिनिधित्व बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी। फ्रांस को इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगल व गोरी, तब भारत में भी कुछ क्षेत्र उसे प्राप्त हुए। स्पेन को फ्लोरिडा तथा भूमध्य सागर में मायनारिका का टापू मिला। इंग्लैंड व हॉलैंड में युद्ध पूर्व स्थिति वापस लाई गई। नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहायो नदी के साथ साथ तय की गई। तो एक चीज़ महत्वपूर्ण है, पेरिस की संधि में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड सभी ने भाग लिया था, और इंग्लैंड के अलावा सभी को फ़ायदा हुआ था। अमेरिका की बस्तियों को तो स्वतंत्रता की मान्यता दी गई थी, फ्रांस को भी बेनिफिट हुआ, स्पेन को भी हुआ और हॉलैंड को भी हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण थे। एक प्रकार से एक बात कही जाती है कि इंग्लैंड की हार के पीछे या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी बस्तियों की जीत के पीछे कौन थे? तो प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वाशिंगटन, ये चीज़ कही जाती है कि ये 3 कारण थे जिसने उपनिवेशों को विजय दिलाई। वास्तव में इस युद्ध से पूर्व, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में वह फ्रांस को पराजित कर चुका था, तो इंग्लैंड को एक प्रकार से अजेय माना जा रहा था, और अमेरिकी उपनिवेश काफ़ी कमज़ोर भी थे उसके समक्ष, और अमेरिकियों के पास संसाधन और सैनिक भी इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी कम थे। मगर इंग्लैंड उपनिवेशों की शक्ति का सही अनुमान नहीं कर सका। इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य बहुत अधिक भौगोलिक दूरी थी, लगभग 6000 मील की, जिसके कारण भी इंग्लैंड हथियार और सैनिकों की समय पर सहायता नहीं भेज पाया अमेरिका में। इसके अलावा अंग्रेज जो सेनापति थे वो अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अपरिचित थे, और अंग्रेजी सेना के कई सैनिक अमेरिकी पक्ष को सही मानते थे, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेशों में रहने वाले 90% लोग अंग्रेज़ थे। ये हमने पहले वीडियो में देखा था।
तो निश्चित रूप से एक ही जाति की दूसरी जाति अपनी ही जाति के लोगों के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति थी। तो इंग्लैंड के सैनिक मन से भी उन्होंने युद्ध नहीं किया था, हम ऐसा मान सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में जो सम्राट था जॉर्ज III वो वहाँ काफ़ी अलोकप्रिय था। उसके जो अधिकारी थे वो भी एक प्रकार से अयोग्य थे, और जो योग्य लोग थे वो अमेरिकी पक्ष को सही मानते थे। इसके अलावा जॉर्ज वाशिंगटन का जो कुशल नेतृत्व था, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के प्रति जो लगाव था, जो या भावना थी, उसने अमेरिकी उपनिवेशों को विजय दिलाई। एक समय तो ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन के सैनिकों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, नंगे पैर चलते थे, और वो सैनिक किधर गए हैं वो लहू की धारा से, या लहू जगह जगह बिखरा होता था, क्योंकि सैनिकों को पैरों में कांटे चुभ चुभ करके लहू जो रास्ते में अपनी छाप छोड़ता जाता था, उससे वाशिंगटन की सेना किधर गई इसका अनुमान लगाते थे लोग। इसके अलावा फ्रांस ने महत्वपूर्ण सहयोग किया, वह इंग्लैंड से बदला लेना चाहता था, और अमेरिकी उपनिवेशों की जो सेना थी वाशिंगटन के नेतृत्व में, उसने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया, और स्थानीय होने के कारण उन्हें वहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी लाभ मिला। तो इन सारे कारणों से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड पराजित हुआ और अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता उस तत्कालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, और विश्व इतिहास में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना भी हुई थी। लोगों के कुछ नैसर्गिक अधिकार भी माने गए थे, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयास करना शामिल है। तो यह विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जब इंग्लैंड जैसे अजयी माने जाने वाले देश को पराजय का सामना करना पड़ा था। जय हिंद।